दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आपका दोस्त जेपी धनखड़। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो शानदार रहेगी, बहुत शानदार कंटेंट आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन। दोस्तों कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइन बनाई है 2016 में, जो गाइडलाइन लेके आई भारत सरकार, केंद्र सरकार, उस गाइडलाइन पर मैं आज बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि आज की वीडियो को आप समझ पाएँ। आज का मेरा जो वीडियो बनाने का जो कारण है उसको आप क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी पार्टी थी एक शहर के अंदर, और पूरे बड़े बड़े रईस आदमी वहाँ पे आए हुए थे, अमीर लोगों की वो पार्टी थी। दोस्तों पार्टी अच्छे से चल रही थी, तभी क्या होता है कि एक हीरो का हार वहाँ पर चोरी हो जाता है। हीरो का हार चोरी होता है तो सब परेशान होते हैं। दोस्तों पूरी भीड़ के अंदर परेशानी हो जाती है। तो तभी एक आवाज़ आती है कि रुको, ठहरो। और एक शरीफ से चेहरे का व्यक्ति, एक शालीन से स्वभाव का व्यक्ति, एक दुबला पतला व्यक्ति, एक अधेड़ सी उम्र का व्यक्ति आता है और सबको बोलता है कि सब अपनी जगह पे खड़े रहें और सबकी तलाशी मैं लूँगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसे होता है, सब अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं और वो व्यक्ति 1 बाय 1 करके सब की तलाशी लेता है और हीरो का हार नहीं मिलता। तो जिसका हार चोरी हुआ था वो व्यक्ति उसको बोलता है कि आपका हार यहीं कहीं होगा, आप बाद में मिल जाएगा, इनमें से किसी के पास भी आपका हार नहीं है। तभी दोस्तों भीड़ से एक लड़का निकल कर आता है और बोलता है कि श्रीमान जी, आपने सब की तलाशी ली लेकिन आपने अपनी तलाशी अब तक नहीं दी। तो लोगों ने कहा, विरोध किया कि यार आप कैसी बातें कर रहे हो, ये शरीफ सा दिखने वाला व्यक्ति, ये दुबला पतला व्यक्ति, ये शालीन सा व्यक्ति, इसने तो आवाज़ उठाई थी लोगों की तलाशी लेने की, ये चोर कैसे हो सकता है। तो उसने बताया कि फिर हम चोर थे क्या, हमारी भी तो तलाशी ली गई है, तो आपकी क्यों नहीं। दोस्तों लास्ट में होता है कि ठीक है आप इनकी भी तलाशी ले सकते हैं। दोस्तों जब उनकी तलाशी ली जाती है तो वो हीरो का हार उनकी जेब से निकलता है। पूरी की पूरी भीड़ परेशान होती है और देखती ही ये कमाल हुआ। दोस्तों मैं बताना क्या चाहता हूँ कि कई बार जो ज़ोर ज़ोर से बोलता है, जो एक ही बात को बार बार उठाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो चोर नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है। दोस्तों कई बार हम धोखा खा जाते हैं कि ये व्यक्ति आवाज़ उठा रहा है, हम सबको सबकी तलाशी लेनी चाहिए। तो आज ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो लेके आया हूँ मिस्टर मुकेश कोठारी जी की वीडियो को देख के। मिस्टर मुकेश कोठारी जी बार बार वीडियो बना रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कौन कौन सी कंपनियां चलेंगी, कौन सी बंद होंगी, गाइडलाइन क्या क्या गाइडलाइन आई है, केंद्र सरकार ने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने कौन सी गाइडलाइन बनाई है, कौन से कानून हैं, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से एक हवा बना रखा है जैसे कि आरसीएम बिजनेस ने ही वो गाइडलाइन बनाई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। केंद्र सरकार काफ़ी सालों से इस पे चल रही थी बात, बहुत सारी पोंजी स्कीम, बहुत सारे लोगों ने पैसा लूटा है, तो केंद्र सरकार काफ़ी सालों से इस पे काम कर रही थी। और 2016 में कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन बनाई, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनाई है। उसके अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन सी उप धाराएँ हैं, वो सारी बातें आज हम करने वाले हैं। उसके अंदर जो 13 पेज की गाइडलाइन आई है उसके अंदर कुछ मुख्य बिंदु पर मैं चर्चा करूँगा और फिर मैं कुछ सवाल पूछूंगा आरसीएम बिजनेस के सीनियर लीडर से, कोर लीडर से। तो अपनी बात शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के नाम अगर आप कंपनी चलाना चाहते हैं तो एक आवेदन भरना पड़ता है, आपको ये बताना पड़ता है, एक एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है, एक एफिडेविट देना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट सरकार जो भी गाइडलाइन लेके आई है, जो भी आगे कानून बताएगी हम उसका पालन करेंगे। तो दोस्तों इसका ये कतई मतलब नहीं है जो ईडीसा में आ जाते हैं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, वो एक सरकारी कंपनी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आज 450 से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आज का जो अपना खुलासा रहेगा वो ये रहेगा कि भारत सरकार जो गाइडलाइन जारी की है डायरेक्ट सेलिंग पे, वो क्या क्या हैं, उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं रखूँगा। 2016 में दोस्तों केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक मॉडल गाइडलाइन दी है कि आप इसको फॉलो करके आप अपने राज्य में अपनी गाइडलाइन बनाइए। दोस्तों उसमें से कुछ राज्यों ने पहल की है, जैसे हिमाचल प्रदेश ने गाइडलाइन अपने राज्य में बनाई है, महाराष्ट्र ने बनाई है, गोवा ने बनाई है, तमिलनाडु ने, राजस्थान ने, वेस्ट बंगाल ने, मिजोरम ने, केरला ने, उड़ीसा ने, आंध्र प्रदेश ने और तेलंगाना ने अब अपने राज्य में उस मॉडल गाइडलाइन को फॉलो करते हुए गाइडलाइन बनाई है। और टोटल 11 स्टेट हैं जिन्होंने गाइडलाइन बना चुके हैं। और बाकी की जितनी भी स्टेट हैं दोस्तों, वो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसी पर काम होगा जब तक वो सरकार अपने केंद्र राज्य सरकार नहीं बनाती है। और आज उसके कुछ मुख्य बिंदु गाइडलाइन के मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसमें से नंबर 1 पर है, कंपनी के सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, फूड लाइसेंस है। इस प्रकार के जो भी ज़रूरी रजिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही सभी कंपनियों को अनिवार्य हैं।
नंबर 2, 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी देनी पड़ेगी या 30 दिन की मनी बैक गारंटी। और ट्रेडिशनल मार्केट से आपका प्रोडक्ट का रेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों ये है कि अगर आपने कोई भी सामान डायरेक्ट सेलिंग से आप परचेज़ करते हैं और आपको वो सामान कीमती लगता है, महंगा लगता है, आपने यूज़ का नहीं लगता है, या यूज़ करने के बाद आपको अच्छा नहीं लगता, सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो 30 दिन के अंदर आप उस सामान को वापस दे सकते हैं, आपके पैसे वापस मिल जाएंगे, या उसके बदले में कोई भी सामान आप ले सकते हो। इस प्रकार की 30 दिन की मनी बैक गारंटी होती है आपके पैसे वापसी की। अब बात आती है पॉइंट नंबर 3। दोस्तों अगर कोई भी प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स भारत के क्रिमिनल कानून में 5 साल से ज़्यादा सज़ा सुनाई गई है या सज़ा काट चुका है तो वो उन पदों पर नहीं रह सकता। जी बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है पॉइंट नंबर 4। सभी कंपनी को अपने कस्टमर का KYC ओके करना होगा, KYC सबमिट करना अनिवार्य है। बात आती है पॉइंट नंबर 5। कोई भी कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए लालच नहीं दे सकती। जी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6। कोई भी कंपनी अपने सेल बढ़ाने के लिए या सामान बेचने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को उत्पीड़न नहीं कर सकती और ना ही लोभ लालच दे सकती है और ना ही ज़बरदस्ती कर सकती है। ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद आता पॉइंट नंबर 7। कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं लेगी या नेक्स्ट ज्वाइनिंग पर प्रतिबंध नहीं कर सकती। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। बात आती है पॉइंट नंबर 8। ID रिन्यूअल का कोई भी चार्ज या शर्त नहीं लगाएगी कंपनी। अगर आपका ID टर्मिनेट हो जाती है तो रिन्यूअल करवाने का आपको पैसा नहीं देना होता है, कोई भी शर्त कंपनी नहीं लगा सकती आप पर। पॉइंट नंबर 9। मनी सर्कुलेशन कंपनी बिल्कुल पूरी तरह से बंद होंगी। पिरामिड स्कीम बंद होंगी। 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 16, इस प्रकार से जो पिरामिड स्कीम्स है वो नहीं चलेंगी। ऑटोमेटिक लेवल फिलिंग वाला प्लान बंद होगा। मेंबर्स बनाने पर पैसे देने वाली कंपनी कभी भी बंद हो सकती हैं। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10। कोई भी कंपनी डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं लेकर आ सकती। बहुत सारी कंपनी होती हैं कि आप हमारे पास डिपॉजिट कीजिए, आपको 4 गुना, 5 गुना या 10 गुना मिलेगा। वो गलत है, वो बैन हो जाएंगी कंपनियां, वो कभी भी बंद हो सकती है, इलीगल है। कुछ कंपनियां बोलती हैं कि आप हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लाट, कोई घर खरीद सकते हैं या कोई फ्लैट खरीद सकते हैं, या आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगा सकते हैं, वो गलत है। इस प्रकार के प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आ सकते। और बिना IRDA के परमिशन के आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं कर सकते बिल्कुल भी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। कोई भी कंपनी माल खरीदने के बदले में या मेंबर बनाने के बदले में डिस्काउंट कूपन नहीं दे सकती, वो इनवैलिड है। कोई भी कंपनी डिजिटल करेंसी पर काम नहीं कर सकती। डायरेक्ट सेलिंग में महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल इसको बंद कर दिया है। कोई भी कंपनी वेबसाइट बेचती है या वेब पेज बेचती है या ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस करती है डायरेक्ट सेलिंग में, वो गलत है, वो इनवैलिड है, वो बंद हो सकती है कंपनियां। कुछ कंपनियां बोलती है कि हमारे यहाँ पर क्लिकिंग करने से पैसा आता है या एडवर्टाइजमेंट देखने से पैसा आता है या वीडियो देखने से पैसा आता है, वो इनवैलिड है, वो गलत है, वो इलीगल कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां डोनेशन के नाम पर भी या हेल्प के नाम पर हेल्पिंग प्लान लेके आती हैं, वो गलत हैं। कुछ कंपनियां गिफ्टिंग के नाम पर फंड बनाती हैं, वो भी इनवैलिड है, वो भी इलीगल कंपनियां हैं, वो कभी भी बंद हो सकती हैं। कुछ कंपनियां तंत्र मंत्र बेचती हैं, वो भी गलत है, वो भी इलीगल है। डायरेक्ट सेलिंग में ये प्रोडक्ट नहीं होते। दोस्तों मैंने गाइडलाइन को पूरा पढ़ा है। अब मैं बात करता हूँ, ये बातें सभी कंपनियों पर लागू होती हैं, ये किसी एक कंपनी ने नहीं बना रखी। लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ, पीछे 3-4 वीडियो मैंने देखा, मिस्टर मुकेश कोठारी जी, विजय विरोधिया जी या RCM के बहुत सारे कोर लीडर्स बार बार जोर दे रहे हैं गाइडलाइन वाली कंपनियाँ चलेंगी, लोग जो फॉलो करेंगी गाइडलाइन को वही कंपनी रहेंगी, बहुत सारी कंपनी बंद होने वाली हैं। दोस्तों गाइडलाइन सबके लिए बराबर है, इसका मतलब ये नहीं है कि RCM बिजनेस 100% आज गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। अब मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूँगा। इस वीडियो को जितने भी लीडर्स देख रहे हैं ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें। अब मैं पूछता हूँ, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स उठाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे आपने आवाज़ उठाई है, अब मैं शुरू करता हूँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि RCM के MD या डायरेक्टर कौन है? सभी कंपनी को अपने कस्टमर का KYC लेना होगा। KYC का मतलब है कि एक पैन कार्ड पे
एक व्यक्ति के नाम पर एक ही आईडी लगे, लेकिन आरसीएम के अंदर एक व्यक्ति के नाम पर दो दो तीन तीन आईडिया लगी हुई हैं। वो कैसे? एक ही व्यक्ति की 2 बार 3 बार केवाईसी सबमिट कैसे हुई? क्या आपने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा? कैसे? सेकंड, उस आगे चलते हैं नेक्स्ट। कोई भी कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लालच नहीं दे सकती। अब मैं बात करता हूं 2010-11 में आरसीएम ने या आरसीएम के लीडर्स ने प्रमोट किया लॉयल्टी प्लान को कि आप एक कूपन खरीदिए, आप एक पॉइंट लीजिए, आपको 57,000 रुपये, 51,000 रुपये, 50,000 रुपये दिया जाएगा। वो क्या था? आपको ब्याज दिया जाएगा उसका। लोगों ने खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया, लाखों लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया। उनका क्या हुआ? वो लॉयल्टी प्लान क्या था? और यहाँ पर डायमंड क्लब, सुपर डायमंड, स्टार डायमंड को प्रमोट किया जाता है, विदेश की यात्रा का लालच दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि अगर आप ये करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको टूर मिलेगा। ये क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ। डायमंड क्लब यानी कि 10,000 रुपये का जो सामान लगभग बेचना पड़ता है, व्यक्ति करता है, और 12 महीने करेंगे तो आपको ये मिलेगा, 6 महीने करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये क्या है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नेक्स्ट, कोई भी कंपनी ये कर सकती है, कोई भी कंपनी। अब बात आती है, यहाँ पर एक सवाल उठा था कि कोई भी कंपनी एजुकेशन का बिजनेस नहीं कर सकती। तो मैंने 2017 के 2018 में या 19 में एक वीडियो मैंने देखी। टीसी छाबड़ा जी बोलते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर एक स्कूल है, उस स्कूल बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्कूल है, उसमें अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दिया जाएगा। ये क्या है? ये कौन सी चीज़ आपने बेची? यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आपने बेचा? क्या बता पाएंगे आप? कितना एडमिशन का चार्ज कितना है? उसका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आप देंगे, उसका 45% बांटेंगे, तो वो कौन सा प्रोडक्ट बेचा आपने? जी हाँ। और बहुत सारे फ़ोटोज़ आए, उसके बाद में बहुत सारे और भी कॉलेज के नाम आए कि यहाँ इन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको बीवी मिलेगा। ये कौन सा प्रोडक्ट आपने बेचा है? ये एक बार क्लियर ज़रूर कीजिएगा आप। आईडी रिन्यूअल का, दोस्तों यहाँ पर जब आईडी टर्मिनेट हो जाती है आरसीएम के अंदर, जब आप उसको रिन्यू करते हैं तो 1,000 रुपये की बिजनेस वॉल्यूम, 1,000 रुपये का सामान काटना क्यों ज़रूरी है? या यहाँ पर जब आप ज्वाइनिंग डालते हैं, ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री आरसीएम में, तो जब नेक्स्ट आईडी लगाने से पहले उस पर बिलिंग करना कंपलसरी क्यों है? ये तो गाइडलाइन में नहीं है कि आपकी नेक्स्ट आईडी तब लगेगी जब आप पहली वाली आईडी का 1,000 रुपये का कुछ ना कुछ सामान काट लोगे। ये कंपलसरी क्यों है आरसीएम के अंदर? और यहाँ पर एक बात और आती है आरसीएम के अंदर, आपने बताया कि कोई भी कंपनी सेल बढ़ाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, या पैसा लेने के लिए आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, फाउंडेशन नहीं है। अब यहाँ पर आरसीएम बिजनेस कहता है कि रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल इनकम लेने के लिए, टेक्निकल बोनस पे, और अगर आप रॉयल्टी बोनस पे होते हैं तो आपको 1500 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। कहाँ है कंपलसरी? क्यों? गाइडलाइन में तो कहीं नहीं लिख रखा कि आपको कंपनी से अपना पे आउट लेने के लिए कंपलसरी कुछ करना पड़ेगा। तो 1500 2,000 का क्यों? 100 रुपये की कंडीशन आपने क्यों लगाई कि आपको पैसा लेने के लिए 100 बीवी करना पड़ेगा? ये आपने क्यों है? ये आप क्लियर कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कुछ सवाल, दोस्तों गाइडलाइन मैंने अच्छी तरह से पढ़ी है, अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ इस वीडियो को देख रहे सभी व्यक्तियों से। जितने भी कंपनी के लीडर्स इसको देख रहे हैं वो ध्यान से देखें। दोस्तों मैंने गाइडलाइन में कहीं भी नहीं देखी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप एक साथ 2 कंपनी नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन के अंदर मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि आप एक कंपनी करते हुए दूसरी कंपनी को नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर आपने दूसरी कंपनी में काम स्टार्ट किया तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। ये गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आईडी टर्मिनेट क्यों होती हैं? पॉइंट नंबर 3, किसी की भी शिकायत होने पर आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। दोस्तों मैं देखता हूं कि जो लोग व्यक्ति काम नहीं करते, या तो उसकी लैग को शिफ्ट कर दिया जाता है या उसकी आईडी को ब्लॉक करवा दिया जाता है कि ये बंदा, ये लीडर्स दूसरी कंपनी में काम करना शुरू कर दिया, इसकी आईडी को ब्लॉक कर दें। आईडी ब्लॉक कहीं नहीं लिखा गाइडलाइन कि आप ब्लॉक कर सकते हैं। नंबर 4, पैसे आए या ना आए फिर भी आप उसी कंपनी में लगे रहें, यह कहीं नहीं लिख रखा। नंबर 5, अगर आपने 10 साल एक कंपनी में काम किया, लगातार काम किया, और आपकी वहाँ पर अचीवमेंट नहीं आती, आपका बिजनेस वहाँ पर नहीं बढ़ता, तो कंपनी आपको कुछ देगी, ये कहीं नहीं लिखा गाइडलाइन के अंदर। नंबर 6,
कंपनी बदलने पर आपको सज़ा हो सकती है, ये गाइडलाइन के अंदर कहीं नहीं लिखा। आप कितनी भी कंपनी बदल सकते हो, कोई सज़ा नहीं होगी आपको। दोस्तों मुझे कहीं नहीं मिला कि भारत सरकार में इतनी कंपनी ही काम कर सकती हैं। दोस्तों उसका ये नहीं लिख रखा कंपनी गाइडलाइन के अंदर कि सिर्फ 10, 20, 30 कंपनी ही काम करेंगी। आज 450 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और भी बहुत सारी होंगी, हज़ारों हो सकती हैं। जो भी गाइडलाइन को फॉलो करेगी वो सारी कंपनी इसमें काम कर सकती हैं। और दोस्तों गाइडलाइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सबसे पुरानी कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। आज जो कंपनी आएगी वो भी अच्छी कंपनी हो सकती है, आने वाले समय में जो कंपनी आएगी वो भी अच्छी कंपनी हो सकती है। तो दोस्तों पुरानी कंपनी है या नई कंपनी है, इसका अच्छी कंपनी होने से कोई लेने देना नहीं है। और दोस्तों मैंने पूरी गाइडलाइन को देखा और फिर अपनी कंपनी में नज़र मारी। आज मैं ओके लाइफ केयर में काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने जब नज़र मारी तो ये सारी की सारी गाइडलाइन को फॉलो कर रही है ओके लाइफ केयर, और भी बहुत सारी कंपनियाँ कर रही हैं। और मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं ओके लाइफ केयर में काम कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि तेज़ी से आगे हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों मेरा मकसद किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, सिर्फ एक आवाज़ उठाना है कि ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि आने वाले समय में कौन सी कंपनी चलेंगी, कौन सी बंद होंगी, वो कौन हैं, आप लोग क्यों बता रहे हैं? भारत सरकार का काम आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप इसको मरोड़ के तरोड़ के क्यों बता रहे हैं? सच्चाई को क्यों छुपा रहे हैं? मैंने जो चीज़ें बताई ये आपकी कंपनी में है या नहीं है, वो आप बता सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए आपको, वो कंटेंट आप बता सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।